Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I am Muhammad Idris, physics lecturer, Usma Cadet College Dehal. Most welcome to first year physics class. Dear students, today our topic is International System of Units SI. तो हम स्टार्ट करते हैं. इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स या SI यूनिट सिस्टम क्या है, इसके बारे में हम डी स्टूडेंट्स अब डिस्कस करेंगे डिटेल में. डी स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि 1960 से पहले हर कंट्री में जो मेजरमेंट सिस्टम था वो डिफरेंट था. वो कंट्री की हद तक तो ठीक होता था, यानी कि जब एक कंट्री के अंदर जो पीपल हैं वो ट्रेड करते थे, कंट्री के अंदर तक जो भी उसका मेजरमेंट सिस्टम था वो तो ठीक था. लेकिन जब इंटरनेशनल ट्रेड की बात आती थी, यानी एक कंट्री से आदमी दूसरे कंट्री में जाते थे, वहाँ पे जब खरीदो फरोख्त करते थे या उनमें बाय और सेलिंग का सिलसिला होता था, क्योंकि डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स क्योंकि यूज होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रॉब्लम पेश आता था. तो इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए 1960 में जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट्स क्या हुई, मुनक्किद हुई फ्रांस के शहर पेरिस में सेवर्स के मकाम पर. तो वहाँ पर क्या हुआ, उस मीटिंग में तमाम दुनिया से जो फिजिस्ट थे वो इकट्ठे हो गए और उन्होंने मिलकर एक नया सिस्टम बनाया. इस सिस्टम को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहा जाने लगा. यानी इस सिस्टम जो मुतारफ कराया गया, इसको जो है उन्होंने क्या किया कि 3 हिस्सों में रखा जी. इसमें 7 फंडामेंटल बेस यूनिट्स बनाई, इसमें डिराइव्ड यूनिट्स बनाई और इसमें क्या किया, सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो है वो बना दी. यानी ये इन 3 सिस्टम, ये जो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है. पहला हिस्सा क्या है कि इसमें 7 फंडामेंटल यूनिट्स बनाई, यानी खुद उसके स्टैंडर्ड्स तय किए. उसके बाद क्या है, डिराइव यूनिट्स बनाई और साथ उसके बाद क्या है, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स बनाई. इनको हम डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या हैं. तो ये आपके पास क्या कहलाता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहलाता है. यानी ये क्यों बनाया गया, क्योंकि जब इंटरनेशनल ट्रेड होती थी तो उस वक्त क्या है, प्रॉब्लम आता था. लिहाजा इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए 1960 में फ्रांस के शहर पेरिस में सेवर्स के मकाम पर तमाम साइंटिस्ट इकट्ठे हुए, उन्होंने मीटिंग की और एक नया सिस्टम बनाया, दैट इज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. तो उसमें ये जो स्टैंडर्ड्स मेजर किए गए, उसमें ये बताया गया कि पूरी दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या होगा, सेम होगा जी. तो ये आपके पास क्या कहलाता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहलाता है. अब हमारे पास क्या है, इसमें पहली बात जो की गई कि इसमें 7 फंडामेंटल यूनिट्स मौजूद हैं जी. तो आया उसकी डिटेल देखते हैं. तो ये आप स्लाइड्स में देखें तो फर्स्ट कॉलम में फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, नेक्स्ट में SI यूनिट्स हैं उनकी, और फिर आगे क्या उसकी सिंबल्स हैं. तो लेंथ की यूनिट जो है वो मीटर रखी गई और इसका सिंबल क्या M है. सेकंड आपके पास जो क्वांटिटी मैस है, इट्स यूनिट इज अ किलोग्राम एंड kg इज इट्स सिंबल. टाइम, इसकी यूनिट क्या है, सेकंड है, S से रिप्रेजेंट किया जाता है. टेम्परेचर, इसकी यूनिट केल्विन है, K से रिप्रेजेंट किया जाता है. इलेक्ट्रिक करंट, इसकी यूनिट एम्पियर है, इसको A से रिप्रेजेंट किया जाता है. लुमिनस इंटेंसिटी, दैट इज अ कैंडेला, इज इट्स यूनिट से CD से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. इस तरह आपके पास के अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, इसको मोल से मोल का इसकी यूनिट है और इसको MOL से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या है, बेस यूनिट्स हैं, 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं. ये जो यूनिट्स हैं ये इन्होंने खुद बनाई है, यानी इनके जो स्टैंडर्ड्स हैं इन्होंने खुद बनाए, तय किए हैं. ये आप पास क्या है, किसी पर डिपेंड नहीं करती हैं, ये इंडिपेंडेंट यूनिट्स भी कहलाती हैं. यानी बेस यूनिट्स हैं, फंडामेंटल यूनिट्स हैं, इनके स्टैंडर्ड्स जो है वो खुद सेट किए गए हैं जी. तो ये आपके पास क्या है, 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, उनकी नेम है, उनके सिंबल्स हैं और उनकी यूनिट्स क्या मौजूद हैं. अब हम क्या करते हैं, इनकी डेफिनेशंस को देखते हैं. तो इसमें पहली जो डेफिनेशन है वो आपके पास क्या है, दैट इज अ मीटर. डी स्टूडेंट्स, आप देखें यहाँ डायग्राम में एक रॉड पड़ा हुआ नजर आ रहा है. तो इस रॉड में देखिए, ये आपके पास रॉड है,
तो कहते हैं ये इसकी जो हिस्टोरिकल इंटरनेशनल प्रोटोटाइप मीटर बार है। प्रोटोटाइप का मतलब होता है सैंपल नमूना। कहते हैं ये एक मीटर बार इसे कहते हैं, ये मीटर बार है। कहते हैं कि ये जो मीटर बार है ये आपके पास अलाय ऑफ प्लाटिनियम और इरिडियम से बना हुआ है जी, यानी दो मेटल्स हैं, इन दोनों को मिला के प्लाटिनियम और इरिडियम को मिला के रॉड बना हुआ था। कहता है जी इसकी जो लेंथ थी वो 1 मीटर कंसिडर की जाती थी। क्लियर होगी बात जी? यहाँ पर इसकी लेंथ है वो 1 मीटर जो है वो कंसिडर की जाती थी। और ये जो डेफिनेशन थी 1889 से लेकर 1960 तक थी। यानी मीटर क्या था, 1 मीटर रॉड है उसकी लेंथ को जो है वो 1 मीटर कंसिडर किया जाता था। लेटर ऑन क्या कि इस डेफिनेशन को चेंज कर दिया गया। तो लेटेस्ट डेफिनेशन में मीटर क्या है, तो कहता है इसमें जो मीटर है, कहता है मीटर इज द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल बाय लाइट इन अ वैक्यूम ड्यूरिंग टाइम इंटरवल ऑफ 1/300 मिलियन पार्ट ऑफ ए सेकेंड। यानी 1/300 मिलियन पार्ट ऑफ ए सेकेंड में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है दैट इज कॉल्ड अ मीटर। जिसे हम क्या कहते हैं, मीटर कहते हैं कि 1/300 मिलियन पार्ट ऑफ ए सेकेंड में लाइट जितना डिस्टेंस एक जगह से दूसरी जगह तक कवर करती है उसको 1 मीटर का नाम दिया गया। ये आप पास क्या इसकी लेटेस्ट डेफिनेशन है। क्लियर होगी डियर स्टूडेंट्स? तो इसमें आपके पास नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जो डेफिनेशन आ रही है दैट इज द किलोग्राम। तो किलोग्राम क्या है? द किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मैस। It is equal to the mass of the international prototype of the kilogram. This is made of platinum iridium and it is kept at the BIPM in the France. तो जी स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या है, एक सैंपल है, नमूना या डायग्राम में देखें। इसमें आपको ये नजर आ रही है एक सिलेंडर सा है, सैंपल से क्या लें, सिलेंडर क्या लें। कहते हैं ये आप ये देखें, यहाँ से मेरा एरो है, इसमें मौजूद है ये जार के अंदर। कहता है ये एक सैंपल है, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर ये प्लाटिनियम इरिडियम के भर से मिलकर उनके लाई से बना हुआ है। कहता है इसकी जो मैस है वो 1 किलोग्राम क्या की जाती, कंसिडर की जाती है। आपकी शॉप पे आप देखें तो वहाँ पर आप बाट यूज करते हैं, काले रंग का बाट यूज होता है, वो 1 किलोग्राम का बाट होता है। उसकी मैस और इसकी मैस आपस में क्या है, इक्वल है जी, क्योंकि आप प्लाटिनियम और इरिडियम जो मेटल है ये बड़ी कीमती मेटल है, तो आज शॉपकीपर इसका बार्ड नहीं खरीद सकता। तो सो उन्होंने आयरन के बार्ड बनाए हुए, लेकिन उनकी जो मैस है वो इसके इक्वल है। सो ये आपके पास क्या किलोग्राम क्या है, ये यूनिट ऑफ मैस है। ये एक सॉलिड सिलेंडर है जो कि इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट में मौजूद है। ये प्लाटिनियम और इरिडियम के लाई से बना हुआ है। इसकी मैस को 1 किलोग्राम तस्लीम किया गया है। और ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी आप 1 किलोग्राम की चीज शॉप पे लेने जाते हैं तो क्या होता है, वहां पर जो है इसके बराबर वो उन्होंने बाट बना रखा है, वो एक साइड पर रखते हैं, दूसरी साइड पे अगर आपको शुगर चाहिए तो शुगर जो है दे देते हैं, और कोई और चीज मेजर करनी है तो वो आपको दे देते हैं। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, इसमें किलोग्राम कहलाएगा। ये मैस की यूनिट है, बेसिक यूनिट है। आगे इसके छोटे बड़े स्टैंडर्ड्स मौजूद है, मिलीग्राम है, ठीक है जी, माइक्रोग्राम है, किलोग्राम है, लाइक दैट, और से बड़े यूनिट्स भी इसके मौजूद है। ये आपके पास क्या मैस मेजर करने के लिए यूटिलाइज होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसमें देखते हैं तो वो आपके पास क्या है, सेकंड आ गई। तो सेकंड हमारे पास क्या है, यूनिट ऑफ टाइम है। सेकंड हमारे पास क्या यूनिट ऑफ टाइम है। कहते हैं इट वाज डिफाइंड ओरिजिनली एज ए फ्रैक्शन ऑफ 186,000 पार्ट ऑफ द मीन सोलर डे। यानी कि पहली जो उसकी डेफिनेशन थी सेकंड की वो ये थी कि एक सोलर डे का 1/806,000 पार्ट ऑफ द मीन सोलर डे। यानी कि एक सोलर डे जो है, जो हमारा रोशनी 24 घंटे का दिन है, दैट इज कॉल्ड सोलर डे। कहते हैं इसको 86,400 बराबर हिस्से में डिवाइड करें, कहते हैं ये जो एक लम्हा है दैट इज कॉल्ड अ सेकंड। कहता है ये डेफिनेशन जो है 1967 से पहले मौजूद थी, उसके बाद कैसे चेंज कर दिया गया इस डेफिनेशन को, तो उसकी नई डेफिनेशन आ गई। कहते हैं सीजियम 133 एक एटम है,
कहता है जब ये ट्रांजिशन स्टेट में होता है, यानी ट्रांजिशन स्टेट का मतलब यह है कि अपने ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन जंप करके लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाते हैं, फिर जब वापस आते हैं तो ये लाइट एमिट करते हैं, रेडिएशन एमिट करते हैं जी। कहते हैं कि सेकंड वो ड्यूरेशन है जिसमें सीजियम 133 एटम जो है 9,192,631,770 पीरियड्स ऑफ रेडिएशन क्या करता है, इतनी एमिट करता है। जब वो कहाँ से आ रहा है, जब वो ट्रांजिशन स्टेट में हो, यानी वहां से इलेक्ट्रॉन उसके लोअर ऑर्बिट से जंप करके हायर ऑर्बिट में गए, फिर जब वापस आते हैं तो क्या करते हैं, ये रेडिएशन एमिट करते हैं। कहते हैं ये 9,192,631,770 पीरियड्स ऑफ जो रेडिएशन है, कहते हैं ये इतनी रेडिएशन क्या होती है, जितनी ड्यूरेशन में होती है इतनी रेडिएशन, उसको एक सेकंड का नाम दिया गया। क्लियर होगी बात जी। तो ये हमारे पास क्या है, सेकंड की डेफिनेशन है कि सीजियम 133 एटम जो है अपनी ट्रांजिशन स्टेट में क्या करता है, 9,192,631,770 वाइब्रेशन क्या करता है, रेडिएशन सेंड करता है। कहता है जो ड्यूरेशन इसमें यूज होती है दैट इज कॉल्ड अ सेकंड। तो इससे हम क्या कहते हैं, सेकंड कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है एम्पियर की। व्हाट इज अ एम्पियर? इसमें देखें कि एम्पियर जो है इज द यूनिट ऑफ करंट। इलेक्ट्रिक करंट, आप घर में करंट यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी करंट के हवाले से, ये कहते हैं एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट। एम्पियर है क्या? कहता है ये कांस्टेंट करंट है। ये क्या करता है, दो पैरेलल कंडक्टर्स के दरमियान इक्वल फोर्स क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, और वो फोर्स क्या है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर है जी। यानी इतनी फोर्स क्या है, ये कांस्टेंट करंट जो है दो कंडक्टर्स के दरमियान इतनी फोर्स क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। कंडीशन क्या है, ये दो कंडक्टर्स क्या हो, वैक्यूम में हो, और उनकी लेंथ क्या हो, इनफाइनाइट हो, उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत थोड़ा हो, और उनमें डिस्टेंस कितना हो, 1 मीटर का हो। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो उस वक्त कहते हैं ये करंट इतनी 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर फोर्स क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो दैट इज कॉल्ड एम्पियर। यानी एम्पियर क्या है, कांस्टेंट करंट है जो दो पैरेलल कंडक्टर्स, कहाँ पे हो वो दो पैरेलल कंडक्टर्स, वैक्यूम में हो, उनकी लेंथ क्या हो, इनफाइनाइट हो, उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो, नेग्लिजिबल हो, और उनमें डिस्टेंस कितना हो, 1 मीटर का हो, और ये करंट जो है इस पे 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर जो है वो क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है। दैट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। ये आपके पास क्या है, एम्पियर की डेफिनेशन है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जो डेफिनेशन है दैट इज अ कैंडेला। कैंडेला इसमें आपके पास क्या है, कहते हैं कैंडेला इज द लुमिनस इंटेंसिटी। यानी ये आपके पास क्या है, यूनिट है रोशनी की शिद्दत को मेजर करने के लिए, रोशनी की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए हम जो यूनिट यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड अ कैंडेला। कैंडेला असल में यूनिट है लाइट की इंटेंसिटी मेजर करने के लिए। कहता है उसमें कंडीशन क्या रही है, जो सोर्स ऑफ लाइट है, या बैकग्राउंड में देखें, या पास सोर्स ऑफ लाइट है। कहते हैं ये इसकी लाइट क्या होनी चाहिए, मोनोक्रोमैटिक लाइट होनी चाहिए। मोनोक्रोमैटिक लाइट या रेडिएशन होने का क्या मतलब है, जिसका फेस जो एंगल है, जो उसमें से लाइट वेव्स निकल रही हैं, वो एक होना चाहिए और एक ही वक्त में होना चाहिए। ठीक है, ये इसका ये मतलब, ये आप इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 9 में, फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 में आप स्टडी करेंगे मोनोक्रोमैटिक लाइट के हवाले से कि मोनोक्रोमैटिक लाइट क्या होती है। तो ये वो लाइट है जिसमें उसका फेज एंगल और उसका जो फेज कोहेरेंस, ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। कहते हैं कि सोर्स से जो लाइट निकलती है, कहते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, 500 × 10⁻12 हर्ट्ज होनी चाहिए उसकी फ्रीक्वेंसी, और उसकी इंटेंसिटी कितनी हो, 1/683 वाट पर स्टीरेडियन हो रही। तो ये स्टीरेडियन भी एक नया कंसेप्ट है। तो स्टीरेडियन क्या है, यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल है। जैसे आप सर्कल देखते हैं ना, 2 डायमेंशनल होता है, कॉपी के ऊपर आप सर्कल ड्रा करते हैं तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी होता है और वाई एक्सिस भी होता है। कहते हैं इसी सर्कल को जब आप 3 डायमेंशन में ले जाएं तो दैट इज कॉल्ड अ स्फीयर। कहते हैं कि
वो जो सफ़ीर होता है उसकी जो एक यूनिट होती है दैट, यानी इसके सेंटर पे जो एंगल बनता है और जितनी वो स्पेस घेरता है सफ़ीर के अंदर, तो दैट इज कॉल्ड वन स्टीरेडियन। उससे हम कहते हैं स्टीरेडियन। कहते हैं एक स्टीरेडियन में कहते हैं उस लाइट की इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, 1/683 वाट पर स्टीरेडियन होनी चाहिए जी। और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, 540 × 10⁻12 हर्ट्ज होनी चाहिए। तो हम कहेंगे ये आपके पास का एक कैंडेला है। कैंडेला क्या है, यूनिट ऑफ द इंटेंसिटी है, यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, उसकी शिद्दत को मेजर करना है। तो कहते हैं कि लाइट क्या हो, मोनोक्रोमेटिक हो, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, 540 × 10⁻12 हर्ट्ज हो, और वो एक स्टीरेडियन में उसकी इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, 1/683 वाट होनी चाहिए। तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या एक कैंडेला है जी। तो ये आपके पास क्या है उसके वाले से बात है। तो इसमें आपके पास नेक्स्ट हमारे पास जो यूनिट है वो दैट इज अ केल्विन। तो केल्विन आपके पास क्या है, टेम्परेचर की यूनिट है, दैट इज अ यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। तो ये है क्या, इट इज द फ्रैक्शन ऑफ 1/273.16 ऑफ द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जी। यानी एक केल्विन क्या है, इट इज द फ्रैक्शन ऑफ, और वी कैन से इट 1/273.16 पार्ट ऑफ द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जी। यानी कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का 1/273.16 पार्ट ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जी। ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या है, कहते हैं ये वो टेम्परेचर है जहाँ पे वाटर क्या करता है, अपनी तीनों स्टेट्स एग्जिस्ट करता है। यानी सॉलिड भी स्टेट भी होगी, इसकी लिक्विड भी होगी, और इसकी गैसेस फॉर्म भी होगी। यानी साइमल्टेनियसली बैक वक्त ये तीनों स्टेट क्या होगी इस टेम्परेचर पे मौजूद होंगी। यानी आपके पास क्या ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो है ये 273.16, ये क्या, ये वो टेम्परेचर केल्विन में, इस टेम्परेचर पे 273.16 केल्विन पे ये वो टेम्परेचर है जहां पर वाटर जो है वो सॉलिड में भी मौजूद होता है, लिक्विड में भी मौजूद होता है, और गैस में भी मौजूद होता है। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रिपल टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं। कहते हैं इसका 1/273.16 पार्ट ऑफ जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ वाटर है, कहते हैं इसको हम क्या कहते हैं, एक केल्विन कहते हैं। यानी इसका फ्रैक्शन ले लें 1/273.16 ऑफ द टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जी। इससे हम क्या कहते हैं, एक केल्विन कहते हैं। केल्विन क्या है, टेम्परेचर की यूनिट है, इससे हम मेजर करते हैं। टेम्परेचर मेजर करने की डिफरेंट स्केल्स हैं, जैसे फारेनहाइट स्केल है, इस तरीके से आपके पास केल्विन स्केल है, सेल्सियस स्केल है, एक और है रेकन स्केल भी कहलाती है। तो ये आपके पास क्या है, डिफरेंट स्केल्स हैं फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। तो हमारे ऐसा यूनिट सिस्टम में जो टेम्परेचर की बेसिक यूनिट जो चूज की गई वो केल्विन वो चूज की गई। केल्विन एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने इस यूनिट को इन्वेंट किया और इसने अपने नाम से बता दिया। तो ये आपके पास जो एक केल्विन है, इट इज द फ्रैक्शन ऑफ 1/273.16 ऑफ द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। इसको इंशाल्लाह आप फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 11 में डिटेल से स्टडी करेंगे, दैट इज अ थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है उसमें। नेक्स्ट हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन जो यूनिट आ रही है दैट इज अ मोल। तो मोल क्या है, कहते हैं इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ ए सिस्टम व्हिच कंटेन्स as many elementary entities as there are atom in the 0.012 किलोग्राम ऑफ कार्बन 12। यानी मोल क्या है, शय की मिकदार है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो कैसे मेजर करनी है। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में मैस भी आती है, एक मैस आपने पढ़ा उसकी यूनिट किलोग्राम पढ़ी है। ये किलोग्राम जो यूनिट मैस है ये बड़ी चीजों के लिए, ऑर्डिनरी चीजों के लिए। यानी आप शुगर लेने के 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम, बिस्किट लेने के 2 किलो 10 किलो, या बड़े लेवल पे जो यूनिट यूज होती है दैट इज कॉल्ड किलोग्राम मैस के लिए यूज होती है। आप देखें कि आपके पास जो पार्टिकल्स हैं, ज़रात हैं, गैस सपोज, ठीक है, या और कोई मटेरियल है, कहते हैं ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। अब एटम्स की बात हो रही है, कहते हैं ये हमें नजर नहीं आती हैं। अब एटम्स को कैसे जो है मेजर किया जाए, तोला जाए, तो कहता है उसके लिए जो हम यूनिट यूज करते हैं वो मोल यूनिट करते हैं। कहते हैं कि आपके पास कार्बन 12 एक एटम है, कहता है इसके 0.012 किलोग्राम में
कितने नंबर ऑफ एटम्स मौजूद होते हैं। कहते हैं इसको मेजर करने के लिए हम जो है यूनिट मोल यूज करते हैं, और कहता है इसमें 6.02 × 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स क्या है एक मोल में मौजूद होते हैं, और एक मोल किसके बराबर है जी 0.012 किलोग्राम ऑफ कार्बन 12, यानी कार्बन 12 को हमने स्टैंडर्ड रखा हुआ है। कहता है कि इसके 0.012 किलोग्राम में इतनी अमाउंट में इतने यानी कि किलोग्राम में जितने नंबर ऑफ एटम मौजूद होते हैं उसको हम क्या कहते हैं एक मोल कहते हैं जी। तो इस एवोगाड्रोस नंबर भी कहते हैं, एवोगाड्रोस लॉ भी कहते हैं, आप केमिस्ट्री में आप स्टडी करेंगे जिसमें 6.02 × 10⁻23 इतने नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं ये 0.012 किलोग्राम में मौजूद होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं एक मोल कहते हैं। तो ये आपके पास क्या है मोल में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है ऑफ ए सिस्टम है जो कि शय की मिकदार को नंबर ऑफ एटम्स को मेजर किया जा सकते हैं। अब आपके पास 2 ग्राम है किसी एटम का, 2 ग्राम पाउडर है, तो आप उसमें नंबर ऑफ एटम्स कैसे गिनेंगे, ये तो बड़ी मुश्किल काम है। तो लिहाजा आप क्या करेंगे यानी कि कितने किलोग्राम का एक मोल है उसके हिसाब से आप पता चल जाएगा कि एक मोल में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो कितने हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस शय की मिकदार को मेजर करने के लिए हम मोल का इस्तेमाल करते हैं। एक वो मैस है जो ऑर्डिनरी मैस है, बहुत बड़ी मैस है किलोग्राम में, वो आपने मेजर किया। ये वो मैस है, ये इंतहाई छोटी है, यानी एटम्स की बात हो रही है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात हो रही है, यानी वो पार्टिकल्स क्या इंतहाई छोटे हैं। उन सब्सटेंस के पार्टिकल्स को मेजर करने के लिए, उनकी मैस को मेजर करने के लिए जो हम यूनिट यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड अ मोल। और एक जो मोल होता है वो कार्बन के 0.012 किलोग्राम ऑफ कार्बन 12 के होता है। इसको हमने स्टैंडर्ड रखा हुआ है। तो इसी तरीके से आगे हमने बताया कि इस एक मोल में इतने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ मोल। नेक्स्ट हमारे पास जी स्टूडेंट्स जो है हमने एसआई यूनिट सिस्टम की बेस यूनिट्स या फंडामेंटल यूनिट्स को हमने क्या कर लिया स्टडी कर ली है। अब हम क्या करते हैं इसकी डिराइव्ड यूनिट्स की तरफ आ जाते हैं। ये अब आपके पास एसआई यूनिट सिस्टम का सेकंड पार्ट क्या स्टार्ट हो गया है। तो डिराइव्ड यूनिट्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। जैसे आप बताया है कि जो डिराइव्ड यूनिट्स हैं वो आप पास फंडामेंटल यूनिट से क्या की जाती हैं डिराइव की जाती हैं, उनसे अखज की जाती हैं, या आप दूसरे लफ्ज़ में क्या है कॉम्बिनेशन ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। वो स्पीड है, कहते हैं स्पीड का जो फार्मूला है आप पास क्या डिस्टेंस बाय टाइम, यानी करंट डेफिनेशन डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन अ यूनिट टाइम है। अब डिस्टेंस की यूनिट क्या है मीटर है, टाइम की यूनिट क्या सेकंड है मीटर पर सेकंड, तो सोर्स की यूनिट क्या होगी मीटर पर सेकंड, या ऐसा मीटर सेकंड इनवर्स भी कहते हैं। तो ये आप पास क्या है स्पीड इसकी एक एग्जांपल आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास देखें नेक्स्ट क्वांटिटी एक्सेलरेशन। तीसरा आपने 10th क्लास में एक्सेलरेशन के हवाले से काफी डिटेल में पढ़ा होगा। तो ये एक्सेलरेशन भी क्या डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हम इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी दैट इज अ वेलोसिटी बाय टाइम। आप वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या मीटर पर सेकंड है डिवाइडेड बाय टाइम की यूनिट सेकंड। तो ये आप पास का बन गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या आप इसे मीटर सेकंड इनवर्स टू। तो ये आपके पास क्या एक्सेलरेशन की यूनिट्स है। एक्सेलरेशन फॉर डिराइव्ड क्वांटिटी है और इसकी यूनिट भी क्या है डिराइव्ड यूनिट है। नेक्स्ट आप पास आ गया फोर्स। फोर्स भी एग्जांपल्स में आती है, यानी डिराइव्ड यानी कि डिराइव्ड यूनिट्स है। कहते हैं मैस मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। वो सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो आपने स्टडी किया था F = ma, वही फार्मूला यहाँ पे लगाया गया है। तो मैस की यूनिट किलोग्राम है और एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो इसकी यूनिट बन गई किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या आप पास क्या है इक्वल टू न्यूटन के बराबर होती है। न्यूटन के साइंटिस्ट का नेम है, न्यूटन ने इसको इन्वेंट किया था फोर्स के वाले सबसे पहले डेफिनेशन जो लेके आया वो न्यूटन लेके आया, लिहाजा ये यूनिट का नाम इसी नाम से रखा गया है। नेक्स्ट आप पास का यूनिट एनर्जी। एनर्जी आप पास वर्क डन को एनर्जी कहते हैं, ठीक है जी। तो फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस, तो इसमें फोर्स की यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, यानी फोर्स की यूनिट आप पास मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो कहता है ये आप न्यूटन इंटू मीटर, ये आप पास इक्वल टू क्या होता है जूल होता है। यानी एनर्जी की यूनिट क्या है जूल है, वर्क की यूनिट भी क्या है जूल है। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसकी जो एग्जांपल है दैट इज अ चार्ज। चार्ज आप पास जो है इसका जो फार्मूला है I = Q/T। आपने करंट का फार्मूला पढ़ा था 10th क्लास फिजिक्स में, तो वहां से हमने इसको रीअरेंज करके
तो क्यू चार्ज को फाइंड आउट किया, आई मल्टीप्लाई टी, यानी आई से मुराद करंट है, टी से मुराद टाइम है। तो करंट की यूनिट एम्पेयर होती है और टाइम सेकंड, एम्पेयर इनटू सेकंड, इसको हम कूलम भी कहते हैं, यानी चार्ज की यूनिट कूलम होती है। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, डिराइव यूनिट्स हैं। इनको हमने बेसिक डेफिनेशन को यूज करके, इनके फार्मूला को यूज करके हमने क्या किया है, इसकी डिराइव यूनिट्स को डिराइव किया, अखज किया है। तो डियर स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्या है, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स आ गई हैं। अभी तक हमने फंडामेंटल यूनिट्स को डिस्कस किया डिटेल से, हमने डिराइव यूनिट्स को डिस्कस किया। अब हमारे पास क्या है, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स आ गई हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या है, कहता है सप्लीमेंट्री यूनिट्स ये वो यूनिट है, ना वो बेस क्वांटिटी में आती हैं और यानी फंडामेंटल क्वांटिटी में ना आती है, ना ही वो डिराइव क्वांटिटी में आती है, यानी इन बिटवीन है। यानी ना वो पूरी तरह से बेस क्वांटिटीज में आती हैं, ना ही वो फंडामेंटल यूनिट्स में कंसिडर होती हैं, ना ही वो क्या डिराइव क्वांटिटीज में या डिराइव यूनिट्स में भी नहीं आती। कहते हैं इसका अपना एक अलग ग्रुप है जी, इसको हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। और ये 2 यूनिट्स हैं जी। तो पहले देखते हैं, इसमें पहले जो यूनिट वो आपके पास क्या है, रेडियन है। रेडियन क्या है, कहता है इट इज द यूज टू मेजर प्लेन एंगल, यानी आपके पास क्या है, सर्कल है, 2 डायमेंशनल है, यानी सर्कल आपके पास क्या हो, 2 डायमेंशन में हो। आप कॉपी पे सर्कल ड्रा करते हैं, ये देखें आपका डायग्राम है। यहाँ इस डायग्राम में देखें तो आप ये सर्कल जो ड्रा किया गया है, इसमें देखें अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी है और अपवर्ड अलॉन्ग वाई एक्सिस भी है। अब देखें कि यहाँ सपोज ये एरो है आपके पास कर्सर पर, कहते हैं यहाँ से सपोज एक पॉइंट है, यहाँ से किसी बॉडी ने सर्कुलर पाथ मूव करना शुरू किया, कहते हैं एक पॉइंट से मूव करके क्या होती है, ये आगे ये दूसरे पॉइंट बी तक पहुंच जाती है। तो यहाँ आप देखें इसके सेंटर में एक एंगल बनता है, इट इज कॉल्ड अ रेडियन जी, इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ 1 रेडियन जी। कहते हैं ये कब होता है, जब इस आर्क की लेंथ, ये देख रहे हैं आर्क, ये आप पास एरो हेड से लगा हुआ है, ठीक है, ये आर्क भी कहते हैं, ये आप पास जो जितना सर्कमफ्रेंस इसने काटा है, ठीक है, इसे आर्क कहते हैं, कॉस कहते हैं उर्दू में। कहते हैं इसकी जो लेंथ किसके बराबर हो जाए, रेडियन के बराबर हो जाए, सॉरी रेडियस के बराबर हो जाए, रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर हो जाए, उससे हम क्या कहते हैं, दैट इज अ 1 रेडियन जी। यानी द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ यूनिट सर्कल is numerically equal to the measurement in the radius of the angle that it subtends जी। यानी कि सर्कल में बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर क्या हुई है, मूव हुई है, तो सर्कल सेंटर में क्या बने, एक एंगल बना है, दैट इज कॉल्ड थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। उस वक्त क्या होता है, इसके आर की लेंथ जो है रेडियस ऑफ सर्कल क्या होती है, बराबर हो जाती है। इससे हम क्या कहते हैं, 1 रेडियन कहते हैं। यह पास क्या प्लेन एंगल की यूनिट है और 1 रेडियन की जो वैल्यू है वो 57.3 डिग्रीज है। इंशाल्लाह चैप्टर 5 में जाके इसे हम प्रूव करेंगे, चैप्टर 5 में फर्स्ट यूनिट में इसका प्रूफ क्या है मौजूद है जी। नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरी सप्लीमेंट्री यूनिट है, दैट इज कॉल्ड स्टीरेडियन जी। आप देखें स्टीरेडियन क्या है, इट इज यूज्ड टू मेजर सॉलिड एंगल जी। तो सॉलिड एंगल क्या है, यही आप जब सर्कल 3 डायमेंशन में चला जाए, दैट इज कॉल्ड स्फीयर जी। इसे हम क्या कहते हैं, स्फीयर में कहते हैं। कहते हैं जब कोई बॉडी 3 डायमेंशन में या स्फीयर में मूव करती है, कहते हैं उसके सेंटर पे एक एंगल बनाती है, ये 3 डायमेंशनल होता है। वहां पे क्या था, 2 डायमेंशनल था, यहाँ पास क्या है 3 डायमेंशनल है। तो कहते हैं जी कि it is equal to the angle at the center of sphere subtended by the part of the surface equal in the area to the square of the radius। कहते हैं जब ये मूव करती है बॉडी स्फीयर के अंदर, कहते हैं इसके सेंटर पे एक एंगल बनाती है। तो ये आप पास क्या है, इधर इसका सेंटर जहाँ पे मेरा कर्सर मौजूद है। कहता है इसके सेंटर पे एंगल बनाने से क्या होता है, कहता है जब एंगल बनता है तो इसका ये जो एरिया है, इस एरिया का स्क्वायर जो है इसके बराबर हो जाए, लेंथ ऑफ रेडियस के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो इससे हम कहते हैं यहाँ जो एंगल बना है वो आप पास क्या है, ये जो एंगल इधर बना है वो क्या एक स्टीरेडियन कहलाता है। इसको हम एस आर से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और सो एस आर आप पास क्या है, एक स्टीरेडियन कहलाता है। यानी बॉडी जो स्फीयर के सेंटर पे एंगल बनेगा तो वो उसका जो एरिया होगा वो आपके पास क्या उसके स्क्वायर के बराबर होगा जी। और वो स्क्वायर जो है इज इक्वल टू क्या होगा, रेडियस ऑफ स्फीयर के बराबर होगा। जैसे वहां आपने प्लेन एंगल में क्या पढ़ा था, वहां लेंथ ऑफ आर्क क्या था, इक्वल टू रेडियस था जी। क्लियर होगी बात जी। इधर आप पास क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ स्फीयर जी। देन वी से दैट द एंगल व्हिच इज सबटेंडेड एट द
सेंटर ऑफ स्फीयर इट इज इक्वल टू SR, मीन इट इज इक्वल टू 1 स्टी रेडियन जी। यानी इतना एरिया, इतना सॉरी इसने वॉल्यूम क्या खाली सफीर के अंदर घेर लिया है। यानी ये उसके सफीर के सेंटर पे जो एंगल बना है तो उसका जो एरिया ऑफ स्क्वायर है वो इज इक्वल टू क्या होगा, रेडियस ऑफ सफीर के बराबर हो जाएगा। देन वी से दैट दिस एंगल इट इज इक्वल टू 1 स्टी रेडियन। तो इसकी डेफिनेशन को एक दफा फिर से देख लें। कहता है कि ये सॉलिड एंगल के लिए यूज होती है, इट इज इक्वल टू द एंगल एट द सेंटर ऑफ सफीर। यानी सफीर के सेंटर पे जो एंगल बनता है ये उसके इक्वल होती है। और उसका कंडीशन क्या है, जो उसका सरफेस है, यानी उसके सफीर के सेंटर में एंगल बन जाने से जितनी वो सरफेस घेरती है, कहता है उसका जो एरिया का स्क्वायर है इक्वल टू किसके हो जाए, रेडियस ऑफ द सफीर के बराबर हो जाए। देन वी से दैट इट इज इक्वल टू 1 स्टीरेडियन। अब ये देखें, ये आप पास ये ऑरेंज कलर का एरो लगा है, कहता है 1 स्टीरेडियन एंगल सेंटर पर बनने से ये इतना एरिया ये घेरता है, ये एरिया का स्क्वायर है और ये किसके बराबर हो जाता है, रेडियस ऑफ सफीर R के बराबर हो जाता है। उस वक्त हम कहते हैं ये जो एंगल इसके सेंटर ऑफ सफीर बना है दैट इज कॉल्ड 1 स्टी रेडियन। तो नेक्स्ट हमारे पास डी स्टूडेंट्स रूल्स फॉर राइटिंग ऐसा यूनिट्स हैं, यानी कि यूनिट कन्वेंशन फॉर इंडिकेशन है उनकी कैसी की जाती है। तो इसमें आप देखें फुल नेम ऑफ यूनिट, पहला रूल जो है फुल नेम ऑफ यूनिट always start with the small letter even if it named after a person। यानी आपके पास जो पूरा नेम है यूनिट का, कहते हैं उसको हमेशा उसके सारे लेटर्स का लिखे जाते हैं, स्मॉल लेटर्स लिखे जाते हैं, चाहे वो लेटर क्या हो, इवन साइंटिस्ट का नेम ही क्यों ना हो। आप ये देखें न्यूटन है, ये साइंटिस्ट का नेम है, कहते हैं जब हम इसे पूरे नेम से लिखेंगे इसकी स्पेलिंग सारे क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, ना के बड़े जी। यानी ये आपके पास जो लेफ्ट साइड पे वो सारी कंप्लीट है, करेक्ट है, ये इसका तरीकाकार है। एम्पेयर है ये, क्योंकि फुल नेम जब यूनिट लिखेंगे तो आपके पास क्या सारे स्पेलिंग लेटर्स का होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। इधर इक्विलम है, इसके सारे लेटर्स का होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, ना कि इधर देखें बड़े लिखें, ये रॉन्ग है जी, ठीक है, ये तरीकाकार का इसमें रॉन्ग है। तो ज्यादा जब भी आप किसी भी यूनिट को फुल नेम से लिखेंगे तो क्या होगा, उसके सारे लेटर्स क्या होने चाहिए, स्मॉल होने चाहिए। ये आपके पास क्या है, पहला रूल है फॉर राइटिंग ऐसा यूनिट्स या इंडिकेशन कन्वेंशन इंडिकेशन फॉर यूनिट्स। नेक्स्ट आपका जो रूल है, सिंबल फॉर यूनिट नेम आफ्टर अ साइंटिस्ट शुड बी इन अ कैपिटल लेटर। कहते हैं कि वो यूनिट जो साइंटिस्ट के नेम पर हो उसका सिंबल जो पहला लेटर है वो हमेशा यानी क्या होना चाहिए, बड़ा लिखा जाना चाहिए जी। यानी कि न्यूटन है तो देखिए एन फॉर न्यूटन जी, यानी इसका सिंबल जो है वो उसका लेटर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए जी। इस तरह के फॉर कैल्विन जी, तो जब हम कैल्विन को जब सिंबल लिखेंगे कैल्विन का तो के लिखेंगे, इट शुड बी कैपिटल जी। इस तरह आपके पास एम्पेयर है तो इसका ए जब एज ए सिंबल यूज करेंगे, फुल नेम नहीं, फुल नेम पहले ही बता चुका हूँ कि वो सारे लेटर छोटे होने चाहिए पहले रूल में। दूसरे रूल में कहता है जब सिंबल लिखेंगे और वो यूनिट जो साइंटिस्ट के नेम से स्टार्ट होती है उससे रिस्पेक्ट देने के लिए उसके नेम का जो पहला हर्फ है वो बड़ा लिखेंगे। एम्पेयर का ये बड़ा लिखा जाएगा एज ए सिंबल, कूलम का सी क्या है, बड़ा लिखा जाएगा। सो ये आपके पास क्या होगा इसमें ये दूसरा रूल है, यानी सिंबल फॉर यूनिट नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट शुड बी इन अ कैपिटल लेटर। तो ये आपके पास क्या है, दूसरा रूल है जी। नेक्स्ट आपके पास जो है हमारे पास थर्ड रूल जो है वो क्या है, कहते हैं सिंबल फॉर ऑल अदर यूनिट्स आर रिटन इन द स्मॉल लेटर्स। कहते हैं कि इसके अलावा, यानी हमने तो एक तो बताया था कि जो यूनिट्स जो है आफ्टर द साइंटिस्ट नेम से जो स्टार्ट होती हैं वहां पर क्या होता है, उसका पहला लेटर बड़ा लिखा जाता है। लेकिन जब आपके पास क्या होगा, अदर देन द यूनिट्स, अदर देन द नेम ऑफ साइंटिस्ट, तो उनके जो सिंबल है वो छोटे लिखे जाएंगे। जैसे एम फॉर मीटर है जी, मीटर क्या है, किसी साइंटिस्ट के नेम से नहीं है, ये जस्ट अ सिंबल है, लिहाजा हम इसे क्या करें, एम से लिखेंगे। इस तरह सेकंड है तो उसको एस से लिखेंगे, ये स्मॉल लेटर ही होने चाहिए। इस तरह आपके पास किलोग्राम है तो ये आपके पास केजी है तो ये आपके पास क्या होना चाहिए, आप स्मॉल होना चाहिए क्योंकि किलोग्राम की साइंटिस्ट का नेम नहीं है। इस तरह कैंडेला है तो ये आपके पास सिंपल यूनिट है, यानी इसमें किसी साइंटिस्ट का नेम नहीं है तो लिहाजा इसका जो लेटर है वो स्मॉल ही लिखे जाएंगे। तो ये आपके पास का डी स्टूडेंट थर्ड रूल है जी। अब हमने तीसरा रूल पढ़ लिया जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फोर्थ नंबर रूल है, that is one space is left between the last digit of the numerical and the symbol of unity। कहते हैं जो
यूनिट है, आपको पहले ही बताया था, उसमें मैग्नीट्यूड होती है, साथ क्या होती है उसमें उसका यूनिट, मेजरमेंट सिस्टम की यूनिट होती है। तो कहते हैं 10 किलोग्राम। अब कहते हैं 10 में 0 लास्ट डिजिट है और आगे किलोग्राम आपने लिखने हैं, तो क्या होना चाहिए, एक स्पेस होनी चाहिए। ये देखें 10 के बाद और किलोग्राम में एक स्पेस है, कहते हैं ये एक स्पेस लिखनी चाहिए जी, ना कि जोड़ के लिखेंगे। ये जोड़ के लिखेंगे तरीकाकार क्या होगा, गलत होगा जी। इस तरीके से 5 एंड देन न्यूटन, इन 5 और न्यूटन में क्या है, एक स्पेस दिया गया है। ये रूल आपके पास। इस तरह आपके पास 15 मीटर है, तो 15 मीटर में भी आप देखें यहाँ हमारे पास क्या है, 15 और मीटर में एक गैप है जी, एक स्पेस जो है आपने मस्ट होनी है जी। तो दैट इज 15 मीटर। ये इसका क्या करेक्ट तरीका है, ये आप देख लें। और ये क्या आपके पास रॉन्ग वे है, लिहाजा आपने इस रूल को मद्देनजर रखना है, इसे देखना है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रूल फॉर राइटिंग ऐसा यूनिट्स में, द यूनिट्स डू नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म, यानी आपने यूनिट्स को जमा में नहीं लिखना जी। यानी 6 मीटर है तो ये 6 मीटर लिखना है, ना कि 6 मीटर्स लिखें। यानी उसमें प्लूरल नहीं लगाना, इसमें एस नहीं लगाना है। आगे 14 किलोग्राम आपने कुछ चीज खरीदी है, तो 14 किलोग्राम में 14 केजीज नहीं लगाना जी। इस तरह 20 सेकंड है, कोई आपने एक्टिविटी किया है, उसका टाइम मेजर किया है, वो आपके पास टाइम का 20 सेकंड है, तो ये 20 सेकंड्स नहीं करना जी। इस तरीके से 18 केल्विन है, कोई टेम्परेचर है, तो उसे 18 केल्विन्स नहीं करना है। तो ये आपके पास क्या है, इसका 5th रूल है। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है 6 नंबर रूल, नो स्पेस इज यूज बिटवीन द सिंबल्स फॉर यूनिट्स। कहते हैं सिंबल फॉर यूनिट्स में कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए। यानी ये आप देखें, फोर जूल इंटू सेकेंड, कहते हैं जूल और सेकंड, कहते हैं ये दो यूनिट्स हैं, दरमियान कोई स्पेस हमने नहीं डालनी चाहिए। इन जूल इंटू सेकंड लिखना है। इस तरफ देखें ये रॉन्ग वे, जूल और सेकंड में एक गैप दे दिया गया, ये नहीं करना जी। इस तरह 19 न्यूटन इंटू मीटर जी, तो ये जोड़ के लिखना है, न्यूटन इंटू मीटर, इनमें गैप नहीं देना जी। इस तरह 25 वोल्ट एम्पेयर है, कहते हैं इनमें गैप नहीं है जी। अगर ये गैप कर देंगे ये क्या होगा, रॉन्ग वे हो जाएगा। लिहाजा ये आपके पास क्या है, करेक्ट वे है जो लेफ्ट साइड लिखी है, तो ये आपने इस तरीके से लिखना है। ये आपके पास क्या है, इसका रूल है। एंड देन आपके पास क्या है, 7 नंबर रूल, कंपाउंड प्रीफिक्स आर नॉट अलाउड। यानी कंपाउंड प्रीफिक्स क्या अलाउड नहीं है। कंपाउंड प्रीफिक्स का मतलब क्या है, ये आप देखें एग्जांपल के 1 माइक्रो माइक्रो फैरेड, ये माइक्रो माइक्रो 2 दफा लिखा गया, इसे कंपाउंड कहते हैं। कहते हैं ये अलाउड नहीं है जी। एक माइक्रो जो होता है वो 10 पावर माइनस 6 की होता है, 2 माइक्रो मिलकर 10 पावर माइनस 12 होगा। कहता है बजाय आप 1 माइक्रो माइक्रो फैरेड लिखें, कहता है उसको कंबाइन कर लिखें 1 पिको फैरेड लिखें। क्लियर होगी बात जी। यानी कंपाउंड प्रीफिक्स आर नॉट अलाउड, यानी 2 दफा जोड़ के ये माइक्रो माइक्रो फैरेड लिखना ये तो रॉन्ग वे है, ये तरीका कार क्या गलत है। बल्कि 10 पावर माइनस 6 प्लस मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 6, इससे आप सॉल्व करेंगे 10 पावर माइनस 12 बनेगा। 10 पावर माइनस 12 फैरेड को आप कैसे लिखेंगे, 1 पी है, यानी पिको फैरेड लिखेंगे। पिको जो होता है वो 10 पावर माइनस 12 के बराबर होता है। सो इसको कहते हैं कंपाउंड प्रीफिक्स। कहते हैं कंपाउंड प्रीफिक्स है वो अलाउ नहीं है। नेक्स्ट आप पास इसी में ये रूल है, कहता है नंबर सच एज 5.0 10 is power 4 सेंटीमीटर may be expressed in the scientific notation as 5.0 10 is power 2 मीटर। तो कहता है साइंटिफिक नोटेशन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में, बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तरीका कार हो सकता है। यानी 10 पावर 4 सेंटीमीटर, 5 × 10 is power 4 सेंटीमीटर और 5.0 10 is power 2 मीटर आपस में इक्विवेलेंट है, यानी ये आप कर सकते हैं, ये आपको अलाउ है, ये आप इसे चेंज कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज द लास्ट रूल, लास्ट बट नॉट लीस्ट, कहता है मेजरमेंट इन प्रैक्टिकल वर्क शुड बी रिकॉर्डेड इमीडिएटली एंड द मोस्ट कन्वीनियंट यूनिट। यानी आपके पास कहता है कोई भी प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हैं, कहता है उसमें जो आपने मेजरमेंट्स लेनी है, आपने मोस्ट जो है कन्वीनियंट यूनिट में लेनी है, बहुत इजी वाले सिस्टम में लेनी है। यानी सादा लफ्ज़ में ये कह रहा है कि आप जनाब ऐसा यूनिट सिस्टम क्या करेंगे, यूज करेंगे जी। आप कहते हैं कोई भी आप मेजरमेंट ले रहे थे, सपोज आपने एरिया वायर क्या करना है, फाइंड आउट करना है, सिक्योर गेज की मदद से आपने उसका डायमीटर फाइंड आउट किया मिलीमीटर में। अब एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है, मिलीमीटर स्क्वायर तो होती नहीं है। लिहाजा जब आप एरिया इज इक्वल पाई आर स्क्वायर करेंगे, आर इज इक्वल डी बाई 2 फाइंड आउट करेंगे, कहता है उस वक्त आपने क्या करना है, जब इसमें मेजरमेंट फाइंड आउट करेंगे, आपने क्या करना है, मिलीमीटर को उसको
ऐसा यूनिट सिस्टम में चेंज करना है। क्लियर होगी बात? यानी कि लेंथ की यूनिट मीटर होती है, तो आपने मिलीमीटर को मीटर में चेंज करना है पहले। इस तरीके से कहते हैं आप पास अगर मैथ मेजर करें, अगर मैथ क्या ग्राम में है तो आपने क्या करना है, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करके फिर इस्तेमाल करना है। दैट एफ इज इक्वल टू एम में सपोज आप फोर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, आप पास मैथ क्या है, फॉर एग्जाम्पल 100 ग्राम है, एक्सेलरेशन 110 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है। आपने क्या करना है, फोर्स फाइंड आउट जब करनी है तो फोर्स फाइंड आउट करने से पहले क्या करेंगे, मैथ को पहले किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, और जो एक्सेलरेशन है 1 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, उसको आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। यानी कि जितनी भी यूनिट्स है, जितने भी कंपोनेंट्स आप उसमें मेजरमेंट्स ले रहे हैं, वो किसी और यूनिट में, सीजीएस सिस्टम में, एम के सिस्टम में, एफपीएस सिस्टम में, वो और सिस्टम है मेजरमेंट का। तो कहते हैं उसको जब आप कैलकुलेशन करेंगे, उसका फाइनल रिजल्ट निकालेंगे, कहते हैं जो फार्मूले में वैल्यूज आप इंसर्ट करनी है, तो सबसे पहले आप में से मोस्ट कन्वीनियंट सिस्टम कन्वीनियंट यूनिट में से यूज करने हैं, यानी ऐसा यूनिट सिस्टम को आपने यूज करना है। उन वैल्यूज को जो ऐसा यूनिट सिस्टम पहले नहीं है, उनको आपने ऐसा यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करने के बाद फिर आपने फार्मूला में इंसर्ट करनी वैल्यू, देन आपने आंसर निकालना है। इसका ये मतलब है। तो उम्मीद है ये स्टूडेंट आपको क्लियर होगी। इसके साथ इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज। तो